लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बहुत खास मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2 सदस्यीय पीठ ने बड़ा फैसला दिया है, और वो बड़ा फैसला इसलिए बड़ा मैं कह रहा हूं क्योंकि इस देश में लाखों करोड़ों की संख्या में वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अदालती फैसलों से क्षुब्ध हैं, परेशान हैं और ऊपरी अदालतों में भाग रहे हैं। पैसा भी खर्चा हो रहा है, रिलीफ भी नहीं मिल रही है, जेल भी काट रहे हैं। इस तरह के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा निचली अदालतें या तो बड़ी अदालतों के भय के कारण और या उनको लगता है कि साहब हमारा ऐसा ना हो प्रमोशन रुक जाए, इसलिए बहुत से मामलों में फैसले जो आने चाहिए वो फैसले नहीं आ रहे हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मेरे पास जजमेंट है। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी साहब का ये जजमेंट है। बिल्कुल 2024 का हालिया जजमेंट है, और ये अपने आप में 498 मैट्रिमोनियल केसेस जहां बिना बात के सालों साल मुकदमा चलाया जाता है, इसके बाद निचली अदालतें सजा दे देती हैं। और बहुत से मामलों में, माफ कीजिएगा, मुझे पूरी इस देश की जुडिशरी के लिए बड़ा सम्मान है, लेकिन बहुत से मामलों में हमें लोग फोन करके कहते हैं साहब सजा देते समय जज साहब ने बैठ के, जहां कोर्ट रूम है वहां बैठ के कहा कि वकील साहब माफ कीजिएगा, ऊपरी अदालत में छुड़वा लीजिएगा केस, हम पे बड़ा दबाव है इसलिए हमें कन्विक्शन करना पड़ रहा। अब उनका तो ये कहना हुआ, एक व्यक्ति हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहा है। गरीब आदमी की सोचिए, उस आदमी की सोचिए जो एक मिडिल क्लास जीवन जी रहा है, झूठे केस में फंस गया है, लाखों लाख फीसें अदालतों में जा रही हैं, हर तरह का वकील पड़ा है, बहुत एक्सपीरियंस वकील आप लेते हैं, अच्छा ही हर व्यक्ति अच्छा करना चाहता है तो खर्चा करना पड़ता है। बहरहाल तो कोर्ट ने इस मामले में, जो मेरे हाथ में अभी जजमेंट है, इस मामले में क्या हुआ था, लड़की शादीशुदा लड़की थी, डेथ हो गई थी किसी कारणवश, पति, उसके पिता, उसकी मां, तमाम लोगों पर आरोप लगाया गया। और कोर्ट के सामने जब एविडेंस सामने आया तो कोर्ट ने पति को पहले 304 भी दहेज हत्या और 316 यानी कि गर्भ में बच्चे की मौत के मामले में दोषी करार दे दिया। तो इस मामले में आजीवन कारावास की सजा दी थी। हालांकि मां बाप को छोड़ दिया था अदालत ने, लेकिन आजीवन। और इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रायल चला दहेज के साथ 7 साल के अंदर पत्नी की डेथ हो गई, और बाद में लेटर स्टेज पे कोर्ट ने कहा नहीं ये तो 302 का मामला बनता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। हाई कोर्ट ने ना केवल बरी किया है बल्कि विस्तृत जजमेंट दिया है कि कैसे आपने एविडेंस को नहीं देखा, कैसे फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया और एक व्यक्ति को 13 साल जेल में बिताने पड़े। इसीलिए कोर्ट ने रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में बेहद बढ़िया टिप्पणी की है। इस जजमेंट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास गुप्ता जी जुड़ गए हैं। बेहद बड़ा अनुभव है, 3 दशक की उनकी प्रैक्टिस हो गई है, क्रिमिनल लॉ में शानदार वकालत कर रहे हैं। विकास जी, आपने हमारे अनुरोध पर यह जजमेंट पढ़ा और आपने कहा था कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट बनने जा रहा है, क्योंकि ये एक दिशा देने वाला है। और जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम टिप्पणी सरकारों पे भी की है कि लॉ कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं, जहां एक व्यक्ति के खिलाफ अगर झूठा मुकदमा हो रहा है और वो जेलों में सड़ा है तो उसको निकलने के बाद आप कंपनसेशन कैसे दोगे, उसके जीवन को कैसे लौटाओगे, ये सब बातें इसमें कही हैं। विकास जी, पहली टिप्पणी इस जजमेंट को लेकर। विप्लव, मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा इस केस के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, और फिर जो एक लार्जर इशू है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कॉम्पनसेशन, स्टेट के खिलाफ कार्रवाई, जो ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई जो
झूठे कागज तैयार करते हैं, झूठी गवाहियां तैयार करते हैं। इस केस में ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज हुआ और आपने कोई इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस अक्यूज को पुट नहीं करे उसके डिफेंस के लिए, तो कोर्ट ने कहा कि आप 302 का चार्ज लगा के लेटर स्टेज पे उस पे आप 302 में कन्विक्शन नहीं कर सकते। बहरहाल ये तो एक अलग सब्जेक्ट हुआ और इस तरह से ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज में ये तो और कई मुकदमों की बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इस पूरे मुकदमे में जो उठ करके आई है, जो आपने इतनी देर अपने शुरुआती दौर में कहा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कि अगर आप किसी को 10 साल 12 साल अंदर रख रहे हैं मर्डर के चार्ज पे और आपकी ट्रायल पूरी नहीं हो रही और अगर वो उसके बाद छूट जाता है, अगर उसको वही कोर्ट छोड़ती है या हायर कोर्ट छोड़ती है या सुप्रीम कोर्ट छोड़ती है, तो उसके 13 साल उसे कैसे वापस लौटाए जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठ करके आ रहा है। उसकी जिंदगी में उसकी नौकरी चली गई, उसका विवाह नहीं हो सकता, वो समाज से मेन स्ट्रीम से हट गया है, उसके पास कोई वोकेशन नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, उसके बाद एजुकेशन नहीं है, समाज में उसका कलंकित हो चुका है। ये जो लार्जर इश्यूज हैं, और इसकी बात करते हुए हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंग्लैंड का हवाला दिया, यूएसए का हवाला दिया और कहा कि अगर इंग्लैंड में अगर ऐसा होता है, तो उन्होंने सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करी कि इंडिया भी उसकी सिग्नेटरी है, लेकिन उसकी मान्यता से इंडिया में कितनी है कानूनी तौर पे, दैट इज लॉट टू बी डिजायर्ड। इंडिया सिग्नेटरी तो जरूर है IACCR की, लेकिन उसकी मान्यता हिंदुस्तान में कानूनी तौर पे नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसी के तरीके के कॉम्पनसेशन अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो उनके अपने अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, और वहां पे इतने तक है कि अगर कोई पुलिस वाले गलत, जो मुखिया है पुलिस का और उसके नीचे अगर 30-40 पुलिस वाले हैं और वो किसी तरह से भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पुलिस वालों पे पर्सनल फाइन लगाया जाता है, उनसे रिकवरी की जाती है। तो बस ऐसा बस कोई बस सर, प्रावधान। बस मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा विकास सर। इस जो जजमेंट मेरे हाथ में है, ये अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। 3-4 पॉइंट मुझे मोटे मोटे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। पहला, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि निचली अदालतें दबाव में हैं, या तो अपने प्रेशर में है, या ये है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डंडा ना हो जाए साहब, इसलिए कन्विक्शन कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इस पर आप क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति 13 साल 15 साल 20 साल जेल में रह आया, एक दिन आपने कहा साहब, हाईकोर्ट ने कहा नहीं जी बड़ा गलत हो गया, छोड़ दो। 20 साल वो आदमी रह आया। विकास गुप्ता सर, आप तो एक रिनाउंड एडवोकेट हैं, हजारों तरह का क्रिमिनल व्यक्ति आता है, लेकिन एक बात बता दीजिए, 2 साल सजा काट के आया हुआ व्यक्ति आपका क्लाइंट ना हो, आपके बगल में एज फ्रेंड बैठना चाहे तो आप नहीं बैठाओगे उसे, चाहे कितना भी झूठे आरोप में वो गया हो। कितना बड़ा स्टिग्मा है वो कि मैं जेल हो आया हूं, ना घर है ना परिवार है। 20 साल जो रह आया उसकी जिंदगी कहां है? 2 दशक में तो जिंदगियां चेंज हो रही हैं, और ये पता नहीं अदालतें कब समझेंगी। कन्विक्शन पे कन्विक्शन कन्विक्शन। और आपने सही कहा अभी थोड़ी देर पहले, जब आपने कहा कि यही तो बेल मैटर्स में हो रहा है, यही तो बेल मैटर्स में हो रहा है, जाइए ऊपर से ले लीजिए साहब, हम नहीं देंगे, और एक आदमी जेल में बंद है। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पोर्शन है, मैं थोड़ा सा आपसे विकास सर चाहूंगा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन का जिक्र हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में किया, क्या हमारे दर्शकों को उसके बारे में आप बता सकते? हाँ देखिए विप्लव, हम बहुत बार जब जब ट्रायल के स्टेज पे देखते हैं तो बहुत सारी गवाहियां झूठी आई हुई होती हैं, बहुत सारे कागजात झूठे बनाए गए होते हैं, और ऐसे मैंने कई एनडीपीएस के केस में भी करा, और जिसमें फाइनली हाईकोर्ट ने जाकर के अक्विटल करा, जहां पे प्लेस ऑफ अरेस्ट ही डिस्प्यूटेड था। इसका मतलब है कि उन डिपार्टमेंट्स ने झूठे कागजात बनाए, किसी को उठा लिया गुड़गांव से, दिखा रहे हैं शिव मूर्ति पर, उठा रहे हैं मुकरबा चौक से अलीपुर पे और बता रहे हैं कि हमने उठाया उसको दिल्ली में मुनीरका से। ऐसे तमाम ऐसे एनडीपीएस के केसों में भी एजेंसीज ने गलत जगह दिखा करके, गलत कागज बना करके, और मैं उसमें जजमेंट में आकर अक्विटल हुआ, लेकिन कोर्ट ने उन ऑफिसर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया
और तभी मुझे लगता है कि जब तक आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, सरकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, कई बार विप्लव, ये बड़ा स्वाभाविक है कि अक्यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रायल तो कहता है कि जब मैं अक्विट हो जाऊंगा तो मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगा, लेकिन हम जानते हैं कि एक अक्यूज स्टेट मशीनरी के खिलाफ या कुछ वकील स्टेट मशीनरी के खिलाफ अपने आप एज डिफेंस काउंसिल नहीं लड़ सकते। तो नहीं वो रख जो अक्यूज जिस जिस दिन भी बरी होता है, वो उस दिन उल्टे पांव भागता है और कचहरी के नाम से डरता है, क्योंकि इतने सालों का उसका प्रोसेस जो अपने आप में एक पनिशमेंट, वो भले ही 4 साल 5 साल की ट्रायल में बेल पे हो, लेकिन वो 5 साल तक कोर्ट आना, लड़ाई लड़ना, वकीलों की पैसे देना, फीस देना, और इस प्रोसेस से कंटिन्यूसली जूझना, वो अपने आप में ही एक पनिशमेंट है विप्लव। और इस तरह से जिस कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन भी किया कि आप मलेशियस रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, या जो लंबी अवधि तक जेल में रहते हैं और बाहर निकलते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह से कॉम्पनसेट किया जाए, सोसाइटी में रिहेबिलेट किया जाए, उनके नौकरियों का प्रावधान किया जाए। तो ये कागजी कार्रवाई रही है, इसको कोई कानून में किसी शेप में नहीं लेकर के आया गया है आज तो तक। मैं आपको एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट एक लोअर जुडिशरी का बता रहा हूं आपको। बरेली की कोर्ट था, जस्टिस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी साहब की, वो जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी साहब की बेंच थी, माफ कीजिए, को कोर्ट थी। और रेप का झूठा आरोप लगाया था। लड़का 5 साल 6 महीने करीब करीब अंदर रहा, और इसके बाद लड़का दोबारा जब आया छूट के और बरी होके आया, उसने 340 की एप्लीकेशन करी। और आप ये समझिए कि कोर्ट ने बकायदा रिटर्न ऑर्डर किया, बहुत शानदार जजमेंट लिखा, और लड़की को 5 साल 6 महीने की सजा दी है। तो ये डेटरेंट कहां है? ये तो मैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देख रहा हूं। और आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, एक व्यक्ति जो 10 साल इन अदालतों के चक्कर काट चुका हो, वो इन जेलों के चक्कर काट चुका हो, जहां जेलों में रहा हो, उसकी दोबारा हिम्मत पड़ेगी अदालत में खड़े होने की? और आप सोचिए, 10 साल के बाद वो कहां आर्थिक रूप से खड़ा हुआ है? 15 साल के बाद वो आर्थिक रूप से कहां खड़ा हुआ है कि किसी अच्छे वकील को एंगेज कर सके, और वो फ्री विप्लव, ऑफ कॉस्ट वाले। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमने लगातार ये बात भी कही कि निचली अदालतें हिचकिचाती हैं कोई भी ऑर्डर पास करने में, अक्विटल करने में, बेल करने में। और फिर जब अरविंद केजरीवाल को बेल होती है तो कहते हैं कि जी री पैराफ्रेजिंग ऑफ आर्टिकल 21 है। तो वो कहाँ, निचली अदालतें कहाँ भूल जाती हैं उन सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो निरंतर हमारी जजमेंट्स में बताती आती है सुप्रीम कोर्ट। तो वो नीचे की, वो सेशंस कोर्ट हो या मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, वो जब प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, जब उन ऐसे मैटर्स उनके सामने आते हैं, तो वो कहाँ लुप्त हो जाता है। मुझे लगता है वो एक बहुत विचार बड़ा सर, ये जो सवाल है हमारे जो हमारे दो दर्शक हमें फोन करके कहते हैं कि साहब हमारी बेल खारिज कर दी, या हमको कन्विक्शन करते हुए धीरे से जज साहब ने कहा कि साहब बहुत बड़ा प्रेशर है। ये प्रेशर क्या है? क्या ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिखा, ये वही प्रेशर की बात हो रही है क्या? ये क्या प्रेशर है? मतलब मैं आपको अगर एक स्टैट्यूट का एनडीपीएस की मैं बात लेकर के चलूं, जहां पे अगर टेक्निकलिटीज की वायलेशन है, उनको पूरा नहीं किया जाता, तो इट्स फेटल टू प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब है कि अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अक्विट कर दिया जाएगा। वो निरंतर जजमेंट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं, लेकिन उनकी ट्रायल तो स्पेशल जज नीचे ही करते हैं, सेशंस कोर्ट ही करती है। वहां पे वो नहीं बरी हो पाते, नहीं छूट पाते और बेल हो पाती। वो ही एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके आ रहा है कि वो सोचते हैं कि बड़ी क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी और क्वांटम को देखने लग जाते हैं, जबकि ऑफेंस को देखना इंपॉर्टेंट है कि ऑफेंस में कितना क्वांटिटी, 1 किलो है या 2 किलो है, या अमाउंट 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ऑफेंस में इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं है, या ऐसी आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करी, सेक्शन 52A की आपने नहीं करी या 42 की नहीं करी, जो फेटल टू प्रोसिक्यूशन है। मुझे लगता है कि कानून को देखने की आवश्यकता ट्रायल कोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन सवाल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा आम दर्शक भी हमसे हजारों बार ये क्वेश्चन कर चुका है, और वो उसका बड़ा जायज क्वेश्चन है, और हमको इसका आंसर नहीं समझ में आता है। विकास सर, आपका तो इतना बड़ा अनुभव है,
क्रिमिनल लॉ में और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह, दिल्ली हाई कोर्ट जैसी जगह बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आप करते रहे, इसका आप मुझे जवाब दे दीजिएगा कि ये जो बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आती हैं, जो जज साहब ने इस हाई कोर्ट के फैसले, क्या इसके बाद इस बात की कोई गारंटी है कि निचली अदालतें सुधर जाएंगी? क्या नहीं उत्तर नहीं प्रदेश विप्लव, की बिल्कुल निचली नहीं। अदालतों अगर अगर में झूठे झूठे केसेस में कन्विक्शन होना बंद हो जाएगा? विप्लव, मैं एक एक करके आता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि अचिन गुप्ता आई कि 498 की झूठी कंप्लेन आ रही है, लॉ कमीशन को फिर कहा गया कि आप इस प्रावधान को हटाइए, फिर रिकमेंडेशन आई, और उसके बावजूद भी अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खुद आइए जहां पे आप क्वेश्चन के लिए 498 में आते हैं, तो वो वहां भी नहीं हो रही होती है। तो एकदम ये कह देना कि स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हो कि एक जजमेंट आ गई तो उसको फॉलो करा जाएगा और उसके आधार पे किया जाएगा, मुझे लगता है कि जब तक देश में मैलिशियस और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन पे कोई कानून बन करके नहीं आएगा, और जहां पर आप इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि कोर्ट तो वही कर रहा है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लेकर के आ रही है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी केस को सॉल्व करने में, आपको एक 498 तो का ही मैटर अगर ये आप, मेलेसियस प्रोसिक्यूशन में, वही आपसे एक बार प्रश्न, ये मेलेसियस प्रोसिक्यूशन का क्या हमारे दर्शकों को उदाहरण देके बता देंगे आप? मैंने आपको विप्लव अभी जैसे बताया कि आपने अरेस्ट किया गुड़गांव से और आप हम्म। दिखा रहे हैं अरेस्ट किया है मुनीरका से, तो वही मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है। अगर डिस्प्यूटेड आपकी रिकवरी है, आपकी अरेस्ट ही डिस्प्यूटेड है, तो केस ही आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन वो झूठे दस्तावेज बनाना, आईओएस के और डिपार्टमेंट के लोगों की झूठी गवाहियां, और उन झूठी गवाहियों पे कोई एक्शन ना होना, शायद वो ही उनको सीना जोड़ी करने के लिए प्रेरित तो करती पति है। पत्नी का छोटा हल्का फुल्का घरेलू विवाद था, उसमें एक पूरी पूरी एफआईआर बनाई गई, और वो पूरी एफआईआर में सास ससुर नंद देवर जेठानी जो जो पकड़ में आ गया सबका नाम लिखा दिया गया, और बिल्कुल एक एक तरह से रटी रटाई एफआईआर। हाँ, अगर आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ विप्लव, अगर आप ये चार्जशीट देखेंगे, जो एफआईआर के कंटेंट्स है, कोई इन्वेस्टिगेशन नाम की चीज नहीं है। चार्जशीट में वही बयान उठा करके लिख देते हैं और दे पुट अप, सेंड एवरी ईच एंड एवरी अक्यूज्ड फॉर ट्रायल। कोई विवेक विवेचना और विवेक, निराधार विवेकना, निराधार विवेचन, ना कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड है प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का, और ना ही कोई विजडम है, और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन है। जो स्टेटमेंट आए वही स्टेटमेंट लिख करके चार्जशीट आप सबमिट कर देते और कहते थे कि जी सबको ट्रायल पे भेज दो, सब पे चार्ज लगा दीजिए। अगर इस तरह करेंगे तो लाखों करोड़ों लोग, जिस तरह से विप्लव ये बात हुआ कि नए 3 कानून आए कि आप डीक्लॉक करेंगे, आप जब तक सिस्टम को डीक्लॉक करने के साधन नहीं लेकर के आएंगे, तो आप कितने ही नए कानून बना दीजिए, 3.5 करोड़ केसेस निलंबित हैं अदालतों में, और जब तक आप इस पूरे सिस्टम को जो चोक हो चुका है उसे डिक्लॉक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है न्याय वही दूर दराज ही रहता रहेगा। सब इंस्पेक्टर लेवल के किसी, मजिस्ट्रेट लेवल के किसी अधिकारी पे आप कोई कार्रवाई करके एक सिस्टम को आप नहीं बदल सकते। आपको ऊपर से सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। माननीय अदालतें, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर आपकी बात सुन रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनको ये करना पड़ेगा, नहीं सिस्टम सुधरेगा। आप किसी मजिस्ट्रेट से क्या उम्मीद करते हैं? एक सेशन जज से क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन अगर जिला जज पे कार्रवाई होगी, अगर एसपी पे कार्रवाई होगी, अगर पुलिस कमिश्नर लपेटा जाएगा कि साहब आपने इन्वेस्टिगेशन, ये मैलिशियस इन्वेस्टिगेशन करी और एक व्यक्ति जेल पे रहा, तुम हर्जाना भरोगे इसका। आप देखिए इस देश में मुकदमे झूठे ना खत्म हो जाए, क्योंकि यहां किसी को कोई सजा ही नहीं है ना। एक आदमी आज आईयू ने कर दिया जो करना था, एक एसएचओ ने कर दिया, एफआईआर लिख के चला गया, 10 साल मुकदमा चल रहा है। 10 साल में तो एसएचओ 3 पोस्टिंग लेके पता नहीं कहां होगा। क्या हुआ उसका? जिस दिन कोर्ट ने उसे छोड़ा उस दिन क्या हुआ? एक लास्ट बिल्कुल सवाल, विकास सर, कुछ कोई उम्मीद, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा कि 277वीं जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसने कहा कि इस तरह के केसेस में अगर झूठा पाया जाता है, मॉनिटरी करें, कार्रवाई करें, उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस तरह की एफआईआर दर्ज करी। वो तो ठीक है, सरकार तो आप जानते हैं इस देश में कान में रुई डाल के बैठती है, फिर भी क्या कानून में कोई प्रावधान है? विप्लव, अगर आप इस जजमेंट का 27वां पेज पढ़ेंगे
जी। तो आप ये देखेंगे कि वो कहते हैं कि हम रिकमेंडेशन फिर से दोबारा भेज रहे हैं लॉ कमीशन को, लेकिन उन्होंने कहा एट दिस स्टेज द बेस्ट वी कैन डू इज टू अक्विट द अक्यूज्ड। ओ, उसको ये उससे बड़ा बरी कर सकते हैं, करेक्ट। इससे अधिकार, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो उम्मीद करते हैं कि देश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस रिजवी साहब, आपको बहुत साधुवाद है कि कम से कम आपने बेहतर जजमेंट लिखा। एक व्यक्ति 13 साल जेल काट आया, लेकिन फिर भी आपने उसे छोड़ा, और साथ ही एक बार फिर सरकारों को जताया, लिख के जताया, जो आपका काम है। ऐसा नहीं आप वो काम नहीं कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने वो काम करा। आपके पास कलम की ताकत है, आपके पास कानून की ताकत है। इनको झंझोड़ते रहिए, इन सरकारों को हिलाते रहिए, संसद को बताते रहिए कि भैया आपका काम था बेस्ट कानून बनाना। आपका काम ये नहीं था कि 498 का दुरुपयोग आईपीसी में 15, 20, 25, 30 साल से चल रहा था, और आप 1 जुलाई 2024 से नया जो कानून लेके आए उसमें 85, 86 बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। देश की जनता ये उम्मीद नहीं कर रही थी, देश का लाखों करोड़ों पुरुष ये उम्मीद नहीं कर रहा था, वो माँ बाप भी नहीं उम्मीद कर रहे थे जिनके खिलाफ जबरदस्ती झूठी एफआईआर है। ये वो नंदोई भी नहीं जो बैठे हैं लंदन में और भारत में एफआईआर हो रही हैं उसके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि वो गलती से उस परिवार का सदस्य है, इसलिए अब वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन में फंस रहा है। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, बेहतर बात हुई। और निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि नहीं, ऊपरी अदालतों में अभी भी न्याय हो रहा है। जिस तरह इस मामले में फिलहाल एक्विटल हो गया, वो बरी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।